मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार दोस्तों, स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने साइंस के अंदर 25 क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे वो हल कर लिए थे। वो एनएमएस एग्जाम की प्रिपरेशन हमारी इस चैनल के ऊपर चल रही थी और आज की वीडियो के अंदर हम 20 जो इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन है जो कि एनएमएस एग्जाम के अंदर आने की संभावनाएं हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एनएमएस एग्जाम से संबंधित साइंस के 25 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। पहला प्रश्न देखिए, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध मामला है? तो ताप गतिकी का जो प्रथम नियम है वो किससे संबंधित मामला है, ये प्रश्न हमें पूछा है। ऑप्शन देखिए, चार्ल्स नियम, न्यूटन के शीतलन नियम, ऊष्मा विनिमय के नियम, ऊर्जा के संरक्षण के नियम। इसके अंदर आपका सही आंसर हो जाएगा ऊष्मा विनिमय के नियम से। प्रश्न नंबर 2 देखिए, या वैसे प्रश्न नंबर 27, सर्दी में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे ताप देते हैं, ताप विकिरण नहीं करते, हवा को शरीर के संपर्क में नहीं आने देते, शरीर से ताप को निकलने से रोकते हैं। तो इसके अंदर देखिए, ताप देते हैं कि कपड़े हमें कोई ताप नहीं देते क्योंकि कपड़ों के अंदर कोई हमें ऐसी कोई वस्तु लगी नहीं होती जो कि ताप दे। तो ये क्या करते हैं, शरीर से ताप को निकलने से रोकते हैं, यानी अपने शरीर का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस उसको बाहर के ठंडे वातावरण में मिलने नहीं देते। तो जैसे तापमान शरीर से बाहर नहीं निकलेगा तो अपने शरीर का टेम्परेचर संतुलन बना रहेगा और हमें ठंड नहीं लगती। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28, ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है? तो ऑप्शन देखिए, निक्षेपण, विस्थापन, तापांतर और विघटन। तो ऊष्मा स्थानांतरण किस कारण से होता है? ऊष्मा के स्थानांतरण का जो प्रमुख कारण है वो है तापांतर, कि तापमान के अंतर के कारण ऊष्मा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तापांतर। और अब देखिए कि तापांतर मतलब जैसे किसी वस्तु का तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस और हमारे वायुमंडल का जो टेम्परेचर है वो है 48 डिग्री यानी कि 48 डिग्री सेल्सियस। तो वो क्या करेंगे, ऊष्मा का स्थानांतरण करेंगे और जो कि वस्तु थी जो कि 40 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान बढ़ जाएगा कुछ न कुछ और वो वायुमंडल से मिल जाएगी। इस प्रकार से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तापांतर के द्वारा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29, फ़ारेनहाइट स्केल पर पानी का क्वथनांक क्या है? 100, 212, 273 और 373। तो जो फ़ारेनहाइट स्केल है उस पे पानी का क्वथनांक यानी कि पानी कितने स्केल पर उबलता है यानी कि भाप में परिवर्तित होता है, तो पानी का जो क्वथनांक है फ़ारेनहाइट स्केल पर वो है ऑप्शन बी 212। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30। तो इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन है आप एक नोटबुक लगा लीजिए, उसके अंदर आप क्वेश्चन नोट करते हुए चलिए। डेली के 20 या 25 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, तो आप उस हिसाब से डेली 20 या 25 क्वेश्चन याद करते चलिए। 20 या 25 क्वेश्चन याद करते चलिए, 20 या 25 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, तो आप उस हिसाब से डेली 20 या 25 क्वेश्चन याद करते चलिए। 20 या 25 क्वेश्चन याद करते चलिए, 20 या 25 क्वेश्चन याद करते चलिए।
और आपका एग्जाम के अंदर फुल प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। तो अभी शुरू कर दीजिए, एक नोटबुक खरीद लिए और उसके अंदर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। प्रश्न नंबर 30, पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि त्वचा पर पानी की मौजूदगी शीतलता देती है। वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। पानी को विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है। पानी ऊष्मा का हीन चालक है। तो इस प्रकार से ये इस प्रश्न का आंसर देखिए बी, वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 31, इसमें देखिए एक लोहे के हथौड़े को धूप में रखा जाए तो यह इसके लकड़ी के हत्थे से अधिक गर्म होता है, क्योंकि हम लोग एक लोहे के हथौड़े को धूप में रखते हैं तो हथौड़े का जो लोहे वाला भाग है वो लकड़ी वाले भाग से अधिक गर्म क्यों हो जाता है। इसके पीछे का रीजन पूछा है। तो इसमें देखिए लोहा उच्च तापक्रम पर होता है, लोहा लकड़ी से काला होता है, लोहा अधिक ऊष्मा को सोख लेता है, लोहा ऊष्मा का सुचालक होता है। इसके अंदर सही होगा लोहा अधिक ऊष्मा को सोख लेता है, इसलिए वह लकड़ी से अधिक गर्म हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 32, इसमें आप लोग देखिएगा ध्वनि तरंग का सबसे अधिकतम वेग किसमें होता है, ठोस में, द्रव में, गैस में या फिर वाष्प में। कि जो हम बोलते हैं जो ध्वनि तरंगे हैं वो सबसे अधिक संचरण कौन से माध्यम में करती है, ठोस माध्यम में या फिर द्रव में या गैस माध्यम में या फिर वाष्प माध्यम में। तो ध्वनि तरंग है वो ठोस माध्यम में सबसे अधिकतम वेग से गति करती है। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं, रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, प्रकाश तरंगे और ध्वनि तरंगे। तो जो यांत्रिक तरंगे हैं वो है ऑप्शन डी, ध्वनि तरंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, विज्ञान की उस शाखा का नाम बताइए जो ध्वनि तथा ध्वनि तरंगों का अध्ययन करती है, एरोनॉटिक्स, अकाउस्टिक्स, एरोस्टेटिक्स, इटियोलॉजी। तो विज्ञान की उस शाखा का नाम है अकाउस्टिक्स। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 35, कि डॉपलर प्रभाव संबंधित है किससे, ध्वनि से, मुद्रा प्रचलन से, जनसंख्या से, मनोविज्ञान से। तो जो डॉपलर प्रभाव है वो अपना संबंधित है ध्वनि से। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, ध्वनि से। तो आप बच्चों जितने भी ये क्वेश्चन है सभी को अगर आप एक बार में याद नहीं हुए तो दोबारा वीडियो को देखिए, फिर याद नहीं हुए फिर वीडियो देखिए और सभी क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। और जितने क्वेश्चन क्लास में हो गए उनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको याद न हो, यानी कि तुरंत याद कर लो, जिससे कि आपको 20% करके आपके पर्सन भी याद हो जाएंगे और आप लोग अच्छा स्कोर कर लोगे एग्जाम में।
प्रश्न नंबर 36 देखिए। स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व मौजूद होते हैं? लोहा और निकल, लोहा क्रोमियम और निकल, लोहा और क्रोमियम, लोहा निकल और मैग्नीज। तो स्टेनलेस स्टील यानी अपने जो घरों के अंदर स्टील के बर्तन होते हैं, जो भी स्टील की वस्तुएं हैं, वो कौन कौन सी धातु से मिलकर बनी होती है? तो उसके अंदर लोहा, क्रोमियम और निकल, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील लोहा, निकल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या होती है? तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, यानी कि रसायन विज्ञान के। आपने क्लास 7th के अंदर अगर विज्ञान की अच्छे से स्टडी की है, संपूर्ण बुक को अच्छे से पढ़ा है, तब तो आप इन क्वेश्चनों को हल कर पाओगे, अन्यथा आप ये क्वेश्चन रट सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है 37वां, इसमें किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या होती है, इसके अंदर हो जाएगा नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये क्वेश्चन है, ये रट लीजिए आप, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर भी बहुत अधिक मात्रा में आएंगे और ये रट सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 37 में हो जाएगा सी, नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 38। कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है? सोडियम, गैलियम, टिन या फिर यूरेनियम। तो जो धातु तरल अवस्था में पाया जाता है वो एक धातु है जो कि सामान्य अवस्था में तरल अवस्था में पाया जाता है, जिसका नाम है धातु ऑप्शन बी गैलियम। गैलियम ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है, बाकी सभी जो धातु हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण होता है? मिश्रण नहीं होता है। मिट्टी का तेल, वायु, अल्कोहल, पेट्रोल। तो कौन सा मिश्रण नहीं होता? तो इसके अंदर अपना हो जाएगा मिट्टी का तेल मिश्रण है, वायु भी मिश्रण, पेट्रोल भी एक मिश्रण है, लेकिन अल्कोहल है ये एक यौगिक है। इसके अंदर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तत्वों के प्रतीक के आधुनिक जन्मदाता का नाम है? ग्रीक दार्शनिक, ला सैलिलिए, वर्जिलियस या इनमें से कोई नहीं। तो तत्वों के जो आधुनिक प्रतीक के जन्मदाता हैं, यानी तत्वों के प्रतीक यानी कि इनको नाम का जो प्रतीक है वो किसने दिया, उनका चिन्ह किसने दिया? तो इसमें हो जाएगा वर्जिलियस ने। तो ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 41। धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? देखिए, गैस मिश्रित ठोस या गैस मिश्रित गैस या फिर गैस मिश्रित द्रव या फिर द्रव एवं ठोस मिश्रित गैस। तो धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? धुआं जो मिश्रण है वो है गैसों का और उसके अंदर कार्बन होता है। तो ये है गैस मिश्रित ठोस। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 42 देखिए, वह कौन सा यौगिक है जो सफेद ठोस है और जो वायु से वाष्प को अवशोषित करता है? सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट। तो वह कौन सा तत्व है जो वायु से वाष्प को अवशोषित करता है? तो इसमें हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी। यह वायु से वाष्प को अवशोषित कर लेता है। प्रश्न नंबर 43 देखिए, आवर्त सारणी में वह कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक संख्या में यौगिक बनाता है? कार्बन, सिलिका, ऑक्सीजन और सल्फर। तो जो अपनी संपूर्ण आवर्त सारणी है, यानी जितने भी ब्रह्मांड में तत्व हैं, उनमें जो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है वो है कार्बन। सबसे अधिक यौगिक किस तत्व के हैं? तो कार्बन के। और कार्बन ही सबसे अधिक लंबी श्रृंखला वाला यौगिक बना सकता है। कार्बन के अंदर संकलन गुण पाया जाता है। तो ये कार्बन के कुछ एक गुण थे, और कार्बन ऐसा यौगिक है जो कि सर्वाधिक यौगिक बनाता है। प्रश्न नंबर 44 देखिए, जर्मन सिल्वर में चांदी का क्या प्रतिशत है? 85%, 0%, या 75%, या फिर 80%? तो जर्मन जो सिल्वर है, इसके नाम में तो सिल्वर आ रहा है, अपने को ऐसा लगता है जैसे कुछ न कुछ चांदी का इसके अंदर प्रतिशत होगा, लेकिन जो जर्मन सिल्वर है इसमें चांदी का प्रतिशत बिल्कुल भी नहीं होता, यानी 0% चांदी इसके अंदर पाई जाती है। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 45। वायु एक है। वायु क्या है? तत्व है, या फिर यौगिक, या फिर मिश्रण है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। वायु के अंदर बहुत सारी गैसें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये ओजोन गैस और वगैरह वगैरह बहुत सी गैसों से मिलकर अपनी वायु बनती है। तो वायु क्या है? एक मिश्रण है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर ये इतने ही प्रश्न थे, और आशा करता हूँ आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको प्रश्न समझ में कोई एक दो या नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, और सभी प्रश्न को एक नोटबुक में नोट कर लीजिए, और जिससे आप दोबारा जब भी वीडियो देखें तो आप उससे पहले वो प्रश्न पढ़ सकें, या वीडियो देखने के बाद सभी प्रश्न को पढ़ सकें। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर नहीं किया तो वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।